हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी पीजीटी फिजिक्स 2021 के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस पार्ट 4 में मैंने क्वेश्चन नंबर 31 to 40 डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 to 50। ठीक ठीक। तो ये जो प्रीवियस पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये जो क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं ये जो अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं फिजिक्स से रिलेटेड, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इससे कहीं ना कहीं आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंच गई है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि 41 से है, जो कि रोटेशनल फिजिक्स से क्वेश्चन लिया है। रोटेशनल फिजिक्स से क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर बॉल, a solid sphere ball rolls on a table. The ratio of its translational and rotational kinetic energy. ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो देखो हो क्या रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है। कॉन्सेप्ट किसका है, ये जो रोलिंग मोशन होती है हमारे पास, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, इन दोनों का क्या है कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। क्लियर। तो यहाँ जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी जो आती है, हमारे पास जो टोटल एनर्जी आती है, ये जो टोटल एनर्जी होगी ड्यू टू ये जो रोलिंग मोशन, जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है, जो ये किसकी, ये इक्वल टू होगी हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है हाफ एम। ये देखो इस तरीके से मोशन हो रहा है, ये ब्लॉक, ये सारे इसके पार्टिकल जो हैं, ठीक है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये वी सी एम सेंटर ऑफ मास से आगे बढ़ेगा और ये भी क्या करेगा इस तरीके से। तो यहाँ दो तरीके के मोशन हो रहे हैं इस तरीके से फॉर प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन, ये सारे पार्टिकल क्या हैं इस तरीके से, ये सारे पार्टिकल आगे ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो जो जो एनर्जी होगी हमारे पास, टोटल एनर्जी होगी क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम सी एम का स्क्वायर, वेयर वी सी एम इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्या आएगी हमारे पास, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आएगी। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी कौन सा यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास, गेटिंग। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर सी एम प्लस हाफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इसके आई इक्वल टू कितना होता है, एम के स्क्वायर। ठीक है, वेयर के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। और देखो वी इक्वल टू क्या क्या होता है, वी इक्वल टू वी नो दैट वी इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो वी बाई आर हो जाएगा। और वी कौन सा यूज़ करेंगे, सेंटर ऑफ मास अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर। गेटिंग। तो देखो अगर हम इसको रोलिंग जो हमारे पास है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आएगी हाफ एम वी स्क्वायर सी एम को हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत ध्यान से याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया, हालांकि आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। तो जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर सी एम वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम इसको अगर अगर इसको इससे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ जो वन है, ठीक है, ये जो वन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, वन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को। और के स्क्वायर अपॉन जो आर स्क्वायर है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ये वाला टर्म क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि रेशियो पूछा गया है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। और आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन से, एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये
फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पर ये आएगा हमारे पास 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, और हमको क्या चाहिए, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ये सॉलिड स्फीयर का है, ये किसका है, सॉलिड स्फीयर का, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सबका याद भी होना चाहिए आपको, रिंग का, डिस्क का, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 2/r स्क्वायर आ गया। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1 है अगर हम यहाँ से, और रोटेशनल कितनी होती है, k स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1, और k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर जो सॉलिड स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर का k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना होता है, 2/5, कितना होता है, 2/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका रेशियो 5 ऊपर आ जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 5/2 क्या आ जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, तो ये जो, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रोलिंग मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्या कर रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कभी कभी क्या आता है, टोटल, टोटल भी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी बोलता है कि टोटल एनर्जी, तो ये वाला जो टर्म है, ये अगर टोटल पूछेगा, अगर टोटल पूछेगा तो ये टोटल, ठीक है, ये टोटल रोलिंग एंड टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल एनर्जी वाला टर्म जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 + k² अपॉन r स्क्वायर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी रेशियो पूछ सकता है हमको एग्जाम में। ठीक है, तो हमको सबका k² अपॉन r स्क्वायर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रोलिंग मोशन से कुछ ना कुछ एग्जाम में हर बार आ रहा है। तो कभी बोलता है कि ट्रांसलेशन अपॉन रोटेशनल का रेशियो निकालो, और कभी बोल देगा कि ट्रांसलेशन। अब देखो, आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक होमवर्क भी दे देता हूँ। होमवर्क क्या है, आप मुझे बताएंगे कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। क्या पता कि इस बार क्वेश्चन में यह आ जाए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। अगर कोई सॉलिड स्फीयर क्या कर रहा है, रोल से कर रहा है टेबल में, तो आपको क्या बताना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टी मीन्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ऐसे कंपैरिजन करना आना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नाउ गेटिंग, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी टू नल नॉन नल वेक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू, सपोज दैट मेरे पास क्या है, लेट टू वेक्टर्स हमारे पास क्या है, ए एंड बी है। तो अब हमसे क्या कर रहा है, इन दोनों का सम करो, और इसका मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, वेक्टर इज इक्वल टू द, ये इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, इनका डिफरेंस करो, ए माइनस बी, और इसका मैग्नीट्यूड। तो बोल रहा है हमसे इनके बीच में एंगल निकालो। तो देखो, हम क्या जानते हैं, इसको ओपन करना हमको आना चाहिए, a² + b² + 2ab और कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, a² + b² - 2ab कॉस ऑफ थीटा, इस तरीके से आंसर आएगा। देखो, ये लेफ्ट में लेके आओगे, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो डेफिनेटली एट दैट टाइम क्या हो रहा होगा, जो एंगल हो रहा होगा, अगर दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंस के इक्वल हो जाए, तो एट दैट टाइम जो एंगल हो रहा होगा, वो एंगल उन दोनों वेक्टर के बीच में कितना हो रहा होगा, 90 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्लियर, तो 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, 43, 43 क्या क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ वेट m1, बॉडी का वेट m1 है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग, मतलब छत ऑफ ए रूम थ्रू अ चेन ऑफ वेट w2। ठीक है, द
द सीलिंग पुल्स द चेन बाय द फोर्स। सपोज दैट, देखो इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये हम मेरे पास कोई सीलिंग है, ये क्या है, मेरे पास किसी रूम की सीलिंग है, और इसमें क्या कर रखा है हमने, एक चेन की हेल्प से, ये है हमारे पास एक चेन है, ठीक है, ये एक चेन है, इस चेन की हेल्प से हमने क्या कर रखा है, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, अ बॉडी ऑफ वेट W1। ये देखो इसका मास, ये बॉडी है, इसका इसका जो वेट है वो बॉडी का W1 है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रूप चेन, और ये जो पूरी ये चेन है, ये चेन का जो वेट है वो W2 है, ठीक है। द सीलिंग पुल्स द चेन बाय द फोर्स, बोल रहा है कि ये सीलिंग इस चेन को कितने फोर्स से क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, पुल करेगी। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको जनरली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जनरली हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, इस टू बॉडी को हम क्या करते हैं, सिंगल बॉडी में हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। टू बॉडी को अगर हम, इन दोनों बॉडी को अगर हम एक सिंगल बॉडी अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, तो जो इसमें जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, W1 प्लस क्या लगेगा, W1 प्लस W2, टोटल फोर्स क्या लगेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। चेन और मैंने ब्लॉक को एक ही सिस्टम सपोज कर लिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है वन सिस्टम में, और इसमें W1 फोर्स लग रहा है नीचे को, और इसमें W2 और W1, तो टोटल फोर्स जो टोटल वेट हो रहा होगा वो डाउनवर्ड कितना लगेगा, W1 प्लस W2 लगेगा। इतना ही जो फोर्स होगा, इतना ही फोर्स जो होगा, जो सीलिंग होगी वो इस ब्लॉक को क्या कर रही होगी, अपने अपने अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, इसको पुल कर रही होगी। तो क्या हो जाएगा, द सीलिंग पुल्स द चेन बाय द फोर्स ऑफ W1 इक्वल टू W2, ये इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमेशा एक्शन और रिएक्शन पेयर में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं फोर्सेस। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जो टोटल होगा W1 इक्वल टू W नेट इक्वल टू W1 प्लस W2 इन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, 44, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 44, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इसको हमने क्या किया, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे ऐसे फेंक दिया, विथ अ वेलोसिटी ऑफ, देखो हमको इसकी वेलोसिटी भी हमको गिवन है, यू हमको विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड से हमने इसको क्या करा, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, इट विल रीच मैक्सिमम हाइट। तो क्या होगा बताओ, ये ऊपर जाते रहेगा, और एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद क्या होगा, ये वापस कहाँ आ जाएगा, उसी ग्राउंड में क्या आ जाएगा, उसी ग्राउंड में आ जाएगा। तो ये क्या है एट द टाइम, ये ये है इसकी क्या है, हाइस्ट पॉइंट है, और इस हाइस्ट पॉइंट में पहुंचने तक इसने सपोज दैट एच हाइट कवर करी, और इसी हाइट की हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखो जी क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है, और यू क्या है, अपवर्ड है। तो अगर हम यहाँ साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी के अक्रॉस वर्क हो रहा है, तो यहाँ हम इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाएंगे, ए इक्वल टू क्या लगाएंगे, माइनस जी लगाएंगे, बिकॉज जी एंड यू हैव अपोजिट डायरेक्शन, सो वी टेक ए इक्वल टू माइनस जी। इसीलिए हमने क्या किया है, ए को ए इक्वल टू माइनस जी लिया है। दिस इज अ केस ऑफ फ्री फॉल, और यू नो वेरी वेल एट हाइस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ठीक है, तो जनरली हम यूज़ करेंगे, अब कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, इन द प्लेस ऑफ ए पुट माइनस जी, और इन द प्लेस ऑफ एस पुट एच, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइट के इक्वली होगा। ये कितना आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस 300 इंटू 300 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, ठीक है। तो ऑन कैलकुलेटिंग यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये एच इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 300 अपॉन 2 इंटू 10। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 15, 3 जा 45, 0 0, ये आएगा मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बट रिक्वायर्ड आंसर क्या है, मीटर में नहीं गिवन है, रिक्वायर्ड आंसर किलोमीटर में गिवन है। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दो, ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3। तो ये जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 4.5 किलोमीटर इज़ द मैक्सिमम हाइट। कितनी आ जाएगी, ये हाइट कितनी आ जाएगी, 4.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी क्या पूछता है,
फिर से इस क्वेश्चन में मैं एक और आपको क्या कहता हूँ होमवर्क दे रहा हूँ कि आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट बताओ। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि जो डिस्प्लेसमेंट बताओ व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस, ठीक है, ऑन ग्राउंड, जब ये ग्राउंड में पहुंच रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और कितना क्या होगा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, इसको कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जब ये जो पार्टिकल होगा, ठीक है, जब दोबारा अर्थ में, जब दोबारा सरफेस जब ग्राउंड में पहुंचेगा तो एट दैट टाइम क्या होगा, मैक्सिमम हाइट तो मैंने बता दी कितना 4.5। तो एट दैट टाइम व्हेन इट रीचेस एट, ठीक है, ग्राउंड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। जनरली जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, सपोज दैट यूनिट वेक्टर जनरली क्या होता है, ये सपोज दैट एक वेक्टर है और इस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। यूनिट वेक्टर जनरली होता है ए के ऊपर कैप, ये वेक्टर वेक्टर अपॉन इट से क्या होता है, मॉडुलस होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं और इसका जनरली हम यूज़ करते हैं यूज़ टू डायरेक्शन के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका नाम यूनिट, यूनिट कहने का मीन्स होगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वन होगा, वन यूनिट होगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वन बाय हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो इट हैज़ मैग्नीट्यूड, नो मैग्नीट्यूड, ये रॉन्ग, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। इट मैग्नीट्यूड इज टू बी जीरो, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होता है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होते जाता है, ठीक है। जब सेम पोजीशन में आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई तो एट द टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। पर कांस्टेंट नहीं होती और ना ही जीरो होता है, ठीक है, जीरो पर्टिकुलर केस में होगा, ठीक है। इट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज यूनिटी, तो जो इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है यूनिट वेक्टर के अबाउट कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता हो गया होगा हमेशा क्या होता है, एक होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्लियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड आर प्रोवाइडेड, ठीक है, तीन कैपेसिटर हैं जो सबकी वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफेरेड। दीज कैन नॉट बी कंबाइंड टू प्रोवाइड रिजल्टेंट, तो कह रहा है कि हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो वन बाय हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या बोलते हैं कि व्हेन ऑल थ्री कैपेसिटर आर अरेंज इन सीरीज, ठीक है, ये भी थ्री और ये भी थ्री और ये भी थ्री, और यू नो वेरी वेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, वन अपॉन होता है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दैट मीन्स 3/3, दैट मीन्स वन। तो इस केस में क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 माइक्रोफेरेड आ गया। तो फर्स्ट तो पॉसिबल है, फर्स्ट तो पॉसिबल है, हमको बताना है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब देखो नेक्स्ट टारगेट में हम क्या कर देते हैं, इन सबको पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है। सेकंड केस क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि ऑल दीज कैपेसिटर आर अरेंज इन पैरेलल, ठीक है, जब सबके सब ये क्या हो पैरेलल में हो, थ्री और थ्री और थ्री, और पैरेलल में सी इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 3 + 3 + 3, तो ये 9 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा। और 9 माइक्रोफेरेड जो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है हमको, ठीक है, क्वेश्चन में ये आंसर में गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो अब हम क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, फर्स्ट केस ये हो गया और सेकंड केस ये हो गया। अब देखो थर्ड केस हम क्या सोच सकते हैं कि इन तीनों में से जब दो क्या हो, पैरेलल हो, दोनों में से कैपेसिटर में से तीनों में से दो पैरेलल हो और फिर ये ऐसे सीरीज में हो जाए, इस तरीके से अगर, ये थर्ड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है। तो एट दैट टाइम आंसर कितना आएगा, तीन और तीन का पैरेलल, तीन और तीन का पैरेलल तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, और सिक्स के साथ कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड। तो सिक्स और थ्री सीरीज में आ जाएगा, सिक्स और थ्री का सीरीज कितना होगा, सीरीज की बात कर रहा हूँ तो सीरीज में 1/6 प्लस 1/3, या तुम डायरेक्ट एलसीएम लेके भी याद कर सकते हो, सी इक्विवेलेंट C1 C2/C1 + C2, तो ये याद रखा करो डायरेक्ट एलसीएम लेके। तो 6 × 3 18, 18/9, 18 अपॉन क्या हो गया 9, तो दैट मीन्स 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो 2 माइक्रोफेरेड भी क्या है, पॉसिबल है, 2 माइक्रोफेरेड भी क्या है, पॉसिबल है। तो हमको बोल रहा है नॉट, कौन इसका करेक्ट आंसर नहीं है बोल रहा है, तो टू भी पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अरेंजमेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने क्या किया, दो कैपेसिटर को सीरीज में ले लेते हैं, ठीक है, और उसका
तीसरे को हम क्या करते हैं उसके पैरेलल में ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। तो ये 3 और ये 3 और 3 एट दैट टाइम 3 और 3 का पैरेलल कितना आएगा, 3 और 3 का सॉरी सीरीज, दीज आर 3 और 3 इन अरेंज इन सीरीज, तो 3 C1 C2 मतलब 3 9 9 अपॉन 6, ठीक है। तो इन दोनों का ये कितना आ जाएगा, C1 C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 6, ये 9/6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये आएगा 2 1 जा 2 और 1.5, ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट माइक्रो फेरेड आ जाएगा। और 1 पॉइंट माइक्रो 1, ये आ गया तुम्हारे पास 1.5 के साथ ये किस में है, 1.5 के साथ ये क्या है पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4.5 माइक्रो फेरेड। और 4.5 माइक्रो फेरेड भी क्या है ऑप्शन में है, तो ये भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज अब हमारे पास एक ही ऑप्शन हमारे पास अब रहता है, 6 माइक्रो फेरेड क्या है अब हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ ये सब बना सकते हैं हम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 6 माइक्रो फेरेड हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। नॉट पूछ रहा है हमसे, नॉट हम नहीं बना सकते हैं, तो कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v बाय मेकिंग एंगल थीटा। ये बोलता है सपोज दैट ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और एक पार्टिकल ऐसे क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो विथ वेल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ 45 बना रहा है, तो पाथ क्या है, तो ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2018 में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जब भी क्या होता है 0 और 90 और 180 को छोड़कर, ठीक है, तो जो पाथ इनको छोड़कर जो पाथ अगर एंगल दिया होगा तो जो उसका पाथ होगा क्या होगा, वो हेलिकल पाथ होगा। कैसे पाथ होगा, जो पार्टिकल होगा वो कैसे मूव करेगा, हेलिकल पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। तो जो एट दैट टाइम क्या होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, वो हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। इसका जो कि क्या है ऑप्शन नंबर क्या है 1 में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर से मैं एक और होमवर्क दे रहा हूँ कि व्हेन एन पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहा है, जब भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग, ठीक है, ये कोई मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एट दैट टाइम इसका पाथ कैसा होगा, व्हाट इज इट्स ट्रेजेक्ट्री, इसको भी आपने क्या करना है, ये भी मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया है कि जब भी कोई पार्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो एट दैट टाइम उसकी ट्रेजेक्ट्री कितनी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। गेटिंग, नाउ moving on, next question number 48, which of the following material has the highest value of dielectric constant, ठीक है। तो एक तो क्या होता है हमारे पास सिरे मीन्स सिरे, ठीक है, सिरेमाइंस, ठीक है। दूसरा ऑयल और ग्लास और वैक्यूम। देखो जो हम इसको बोलते हैं सिरेमिक्स बोलते हैं, जनरली इसको हम चीनी मिट्टी बोल सकते हैं। तो एट दैट टाइम इसका जो होता है 7000 के आसपास होता है, ऑयल का 2.4 से 2.6 के बीच में होता है, ग्लास का कितना होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9 होता है और इसका कितना होता है, एयर का वैक्यूम का 1 होता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हमसे क्या पूछ रहा है, हाइस्ट पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिरामिक्स इसका क्या हो जाएगा, इसका चीनी मिट्टी जनरली हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है अप्रॉक्स 7000 के आसपास। क्लियर, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, द डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, ठीक है। सपोज दैट जब भी हम क्या करते हैं, एक कोई करंट लूप है,
करंट कैरिंग लूप है, अगर हम इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो ठीक है, एट दैट टाइम जो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ये कितना होता है, एन आई ए होता है। कितना होता है, एन आई ए। तो ये किस में डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स में ये डिपेंड करता है, सी सही है। और कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें भी डिपेंड करता है, एरिया में भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये किस में नहीं डिपेंड करता है, शेप कैसा भी हो। ठीक है, शेप मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो जनरली जो इसका जो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो डायपोल ऑफ मोमेंट करंट कैरिंग होता है वो कहीं ना कहीं शेप पर क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंसेस टॉर्क। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। टाउ इक्वल टू क्या होता है, बिना साइन थीटा। टाउ इक्वल टू होता है बिना साइन थीटा इज द टॉर्क। ये टॉर्क इतना एक्सपीरियंस से करेगा जब हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, ये क्वेश्चन सिमिलर, ऐसी क्वेश्चन 2000, ठीक है, डाटा सिर्फ डिजिट से चेंज हुई है, इसी टाइप का क्वेश्चन 2018 लेक्चरर यूकेपीएससी लेक्चरर में भी क्या है, पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं यही है कि प्रीवियस करने से एक यही फ़ायदा होता है कि हमको ये पता चल जाते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर करने से। ठीक है, तो अ कंडक्टर हैज़ पॉजिटिव चार्ज, एक कंडक्टर है उसका पॉजिटिव चार्ज है 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर शॉर्ट ऑन कंडक्टर, तो हमको एन निकालना है। तो जनरली इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू एन ई, वी नो वेरी वेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। हमको एन फाइंड आउट करना है, तो एन इक्वल टू क्यू वाई। चार्ज इज गिवन इन द क्वेश्चन 19.2, 19.2 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये 192/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 192/16, दैट मीन्स 16 3 बच जाएगा, और 16 दूनी 32, 16 2 जा 32, तो 12 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इससे पहले जो हमारे पास यही सेम क्वेश्चन मैंने बोला अभी 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, बस डिजिट चेंज थी वहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न सेम यही था। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अब जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, पीजीटी फिजिक्स, ठीक है, यूकेपीएससी, ईआरएमएस, ठीक है, इस तरीके के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, तो ये क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमको। तो हमको ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, किस तरीके से स्टडी हमको करनी है, कौन कौन से टॉपिक को हमने ज़्यादा ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर करने से ही हमको क्या होता है, पता चलता है। और कॉन्फिडेंस भी क्या आता है, प्रीवियस ईयर करने से ही आता है। और प्रीवियस ईयर करने से सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक हो गई है, और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें हमको क्या करना है, हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इन वीडियोस में आपको कोई भी डाउट अगर होता है तो डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करेंगे। ठीक हो गया, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।